नेपाल एक ऐसा देश एक समय पे भारतीय छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई के लिए काफी पसंदीदा देश हुआ करता था। अचानक उस देश में आज क्या हो गया कि एमबीबीएस इन नेपाल इतने कंट्रोवर्शियल हो गया और भारतीय छात्र जो नेपाल में जाके पढ़ाई करते थे वो वहां पे पढ़ने से कतराने लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र चौबे है। आपका स्वागत है होप कंसल्टेंट के इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको नेपाल से एमबीबीएस की पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने नेपाल एमबीबीएस के ऊपर, लाइसेंस के ऊपर बहुत सारे वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो फिर इस वीडियो की जरूरत क्यों। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी भी डाउट में है या कंफ्यूजन में है कि नेपाल से एमबीबीएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शायद मेरे बताए हुए पॉइंट्स उनको अभी तक समझ में न आया हो, जिन पॉइंट्स को मैंने अपने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, या वो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स आज इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि उनको कॉलेज या कॉलेज मैनेजमेंट या फिर इंडिया में या नेपाल में कर रहे हैं कंसल्टेंट या काउंसलर उनको लाइसेंस के ऊपर मिसलीड कर रहे हैं। आइए पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि नेपाल में एमबीबीएस पढ़ने का ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ। तो यह जान लेते हैं, अर्ली 90s के दशक से यह ट्रेंड शुरू होता है, लेकिन यह ट्रेंड मेजरली तब ज़्यादा हो जाता है जब 2002 में एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन लाया। तो सवाल आता है कि नेपाल ही क्यों। तो नेपाल के लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो नेपाल एमबीबीएस को इंडिया में ट्रेंड में लाया और बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाने लगे। आइए जान लेते हैं वो मल्टीपल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो पहला फैक्टर अफोर्डेबल एजुकेशन है। नेपाल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फी कम है अगर आप कंपेयर करते हैं इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से। साथ ही नेपाल का जो लिविंग कॉस्ट है, एक सर्वे के हिसाब से अगर काठमांडू जो नेपाल का कैपिटल है और इंडिया का कैपिटल दिल्ली से अगर दोनों कैपिटल की अगर कंपेयर करते हैं लिविंग कॉस्ट के मामले में, तो नेपाल का लिविंग कॉस्ट दिल्ली से काफी कम आता है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वाकई नेपाल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है। अगर पहले आप देखें तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया था जिसका नाम बीपी कोइराला हेल्थ साइंस है, जो ईस्टर्न नेपाल में है, जिसका नाम धरान है। और बहुत सारे क्वालिटी था, बहुत सारे वहाँ से जो बच्चे आते थे उनमें काफ़ी एक स्टैंडर्ड जो वहाँ पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड होता था वो उनमें पाया जाता था। और स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन से पहले तक नेपाल के कई ऐसे कॉलेजेस थे जिनका एमबीबीएस डिग्री इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड हुआ करता था, जो पैरामीटर इंडिया के लिए फिट था और उस पैरामीटर को नेपाल के जो कॉलेजेस थे वो फुलफिल करते थे। तीसरा, ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल प्रॉक्सिमिटी है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि आप इंडिया से सबसे करीब, सबसे पास में जो देश है वो नेपाल है। वहां पे आप बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के ट्रेवल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो कल्चर है इंडिया और नेपाल का सिमिलर है, फूड हैबिट्स भी सिमिलर है। अगर भाषा के क्षेत्र में बातचीत हम लोग कर रहे हैं तो भाषा नेपाल में हिंदी सभी लोग बात कर सकते हैं, भोजपुरी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, कुछ हिस्सों में बंगाली तक भी बोला जाता है। तो ये सारे चीज हैं जो बच्चों को नेपाल में एमबीबीएस पढ़ने के लिए एक प्रेरित किया था और इसके वजह से नेपाल एमबीबीएस ट्रेंड में आता है। चौथा, सबसे बड़ी जो दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये अनोखा संबंध है। यह संबंध सिर्फ भारत और नेपाल के बीच में ही देखा गया है, वो है बेटी रोटी का संबंध। बेटी रोटी का संबंध का मतलब ये होता है कि नेपाल और भारत परस्पर इतना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कल्चरली जुड़े हुए हों या भाषा के तौर पे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के आपसी आवागमन के हिसाब से जितना इजी एक्सेस है, ये सबसे जोड़ के वहाँ की लड़कियां यहाँ शादी होती है, यहाँ की लड़कियों की वहाँ शादी होती है। तो ये इसलिए इस संबंध का नाम खाने से लेके जहाँ पे वैवाहिक संबंधों का आपसी आदान प्रदान है, इसलिए इस संबंध को वहाँ पे बेटी रोटी का संबंध दिया गया। और नेपाल और इंडिया के रिलेशन में यह जो शब्द है बेटी रोटी का, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर सवाल उठता है कि नेपाल अगर इतना ही अच्छा कंट्री है तो फिर नेपाल से एमबीबीएस करना 2024 आते आते इतना कंट्रोवर्सी क्यों बन गया। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है मेडिकल लाइसेंस। मेडिकल लाइसेंस
वह डॉक्यूमेंट है जो डॉक्टर को लीगली प्रैक्टिस करने का राइट देता है, और यह लाइसेंस एक रेगुलेटरी बॉडी या मेडिकल बोर्ड देता है जो यह तय करता है कि डॉक्टर अपनी पढ़ाई, अपनी ट्रेनिंग और पेशेंट देखने की जो कॉम्पिटेंसी है उसके अंदर है, और उसके बाद उसको वहाँ की अथॉरिटी आपको लाइसेंस देती है। नेपाल के केस में यह अथॉरिटी है नेपाल मेडिकल काउंसिल। नेपाल मेडिकल काउंसिल ये अथॉरिटी है जो नेपाल में पढ़ने वाले चाहे नेपाली बच्चे हों या इंडियन बच्चे हों उनको लाइसेंस दे सकता है। अब सवाल आता है कि मेडिकल प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस इतना जरूरी क्यों है? लाइसेंस देने वाला अथॉरिटी यह तय करता है या यह देखता है उस डॉक्टर में कि जिस डॉक्टर को वह अथॉरिटी लाइसेंस दे रहा है क्या उसने सच में अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई सही से की है, जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग सही से लिया है, और ये श्योर होता है कि यह डॉक्टर समाज के लिए एक कारगर साबित होगा, अपने हेल्थ केयर के लिए एक कारगर साबित होगा। अब इससे पहले हम यह जाने कि नेपाल फॉरेन स्टूडेंट को लाइसेंस देता है या नहीं देता है, इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि नेपाल में कितने तरह के लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला टेम्पोररी लाइसेंस, दूसरा प्रोविजनल लाइसेंस, तीसरा परमानेंट लाइसेंस, चौथा स्पेशलिस्ट लाइसेंस, पांचवा टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस फॉर फॉरेन ग्रेजुएट्स। यह 5 प्रकार के लाइसेंस नेपाल में अवेलेबल है। अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये पांचों लाइसेंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और ये पांचों लाइसेंस किन किन लोगों को मिलता है। पहला टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन। टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन जिसको टेम्पोररी लाइसेंस भी आप कह सकते हैं, जो एमबीबीएस इंटर्नशिप करने से पहले वो इंडियन और नेपाली दोनों बच्चों को मिलता है। इंडियन ही नहीं, जितने भी फॉरेन नेशनल्स हैं वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी मिलता है। यह लाइसेंस आपको इंटर्नशिप से पहले मिलता है और जैसे ही आपका इंटर्नशिप खत्म होता है उसी समय यह लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है और इस लाइसेंस के बिहाफ पे आप आगे कोई भी अपना प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। दूसरा प्रोविजनल लाइसेंस, जो नेपाली छात्र इंटर्नशिप के बाद नेपाल मेडिकल काउंसिल के द्वारा कंडक्ट किया गया नेपाल लाइसेंस एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद उनको 2 इयर्स के लिए एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है और काउंसिल मींस नेपाल मेडिकल काउंसिल उनको मॉनिटर करता है 2 इयर्स कि क्या सही में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं पे माल प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं मेडिकल एथिक्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं या नेग्लिजेंस कर रहे हैं। उसके आधार पे अगर सब कुछ सही रहा तो प्रोविजनल लाइसेंस के 2 साल बाद नेपाली डॉक्टर को परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलता है। चौथा स्पेशलिस्ट लाइसेंस है, यह उन नेपाली सिटीजन्स को मिलता है जो एमबीबीएस के बाद एमडी, एमएस या डीएम, एमसीएच कर लेते हैं, उसके बाद नेपाल में आते हैं, फिर स्पेशलिस्ट एग्जाम नेपाल मेडिकल काउंसिल के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अगर वह पास हो जाते हैं तो उन डॉक्टर्स को स्पेशलिस्ट लाइसेंस मिलता है। पांचवा टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेन नेशनल्स, अगर आप फॉरेन नेशनल्स हैं और आप अपने देश या कहीं से एमडीएमएस किए हुए हैं और आप अपने देश में अपने रेगुलेटरी बॉडी में जैसे इंडिया के केस में स्टेट मेडिकल काउंसिल या मेडिकल एनएमसी में नेशनल मेडिकल कमीशन में अगर आप रजिस्टर्ड हैं, उसके लिए सर्टेन कंडीशंस हैं, उस कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हैं, उस केस में नेपाल के किसी मेडिकल कॉलेज या किसी हॉस्पिटल्स के साथ आप काम करना चाहते हैं तो नेपाल मेडिकल काउंसिल 11 महीने के टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन आपको दे सकती है। अब उस मुद्दे को यहाँ पे उठाते हैं जिस मुद्दे पे ये वीडियो बनाया गया और आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है। क्या नेपाल में जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इंक्लूडिंग इंडियन छात्र, क्या नेपाल सरकार या नेपाल मेडिकल काउंसिल उन छात्रों को लाइसेंस वहां पे प्रोवाइड करती है या नहीं करती है? इस लाइसेंस के पीछे का कुछ बैकग्राउंड आप समझ लें तो आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी।
18 नवंबर 2021 को नेशनल मेडिकल कमीशन एक रेगुलेशन लाती है। वो रेगुलेशन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को रेगुलेट करने के ऊपर आता है, जिसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस आए हैं। वो कंडीशन को, मैक्सिमम कंडीशंस को नेपाल फुलफिल कर रहा है। जो मेजर कंडीशन है, जो सबसे बड़ा कंडीशन है, उसमें था कि अगर कोई भी भारतीय छात्र अपने देश से दूसरे देश में पढ़ने जा रहा है तो उस देश से लाइसेंस टू प्रैक्टिस विद पार विद देयर लोकल सिटीजन्स का जिक्र किया गया है कि अगर उस किसी भी देश से आप पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ के जिस भी अथॉरिटी के द्वारा वहाँ के लोकल छात्रों को, वहाँ के नेशनल्स को जो लाइसेंस दिया जाता है उस लाइसेंस को लेके ही आपको आना है, तभी आपकी डिग्री वैलिड होगी। एनएमसी ने एक क्लियर गाइडलाइन डिक्लेयर की है। विदेश में हमारे स्टूडेंट जाके डॉक्टर ना बने ऐसा हम नहीं चाहते, वो जाए डॉक्टर बने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है। कई कंट्री ने क्या करके रखा है, यहाँ से स्टूडेंट को वहाँ ले जाते हैं, नर्स के रूप में उसको काम करवाते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम आपको डॉक्टर बना दिया, लेकिन वहाँ उसको प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देते हैं। और इंडिया में आके जाओ और इंडिया में आप FMG की एग्जाम पास कर दो और इंडिया में ट्रीटमेंट करो, इंडिया में डॉक्टर के रूप में काम करो। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय किया है कि विदेश में पढ़ने जाने वाले सभी स्टूडेंट को 3 बातों को एश्योर करना है, और सभी आपके द्वारा भी, आपके पास भी कई स्टूडेंट आते रहते हैं। एक, यहाँ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, वो ही विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। दूसरा, इंडिया में 5.5 साल का कोर्स है, इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स, दुनिया में जिस कंट्री में हो वहां ही जा सकता है। तीसरा, जिस कंट्री में जाए उसको रजिस्ट्रेशन वहां प्रैक्टिस करने का भी मिलना चाहिए। वहां उसको प्रैक्टिस करने का परमिशन मिलती नहीं है, रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है, और उसको यहाँ इंडिया में छोड़ देते हैं, वो देश की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमने 3 बातों को सुनिश्चित कर दिया है। इसलिए आपके अड़ोस पड़ोस में या तो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब जनप्रतिनिधि है, हमारे पास वाली आते हैं कि हमें स्टूडेंट को विदेश पढ़ने के लिए भेजना है, तो क्या करना, ये 3 बाबत हम सब लोगों के संज्ञान में रहनी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो विदेश में जाके पढ़े और यहाँ FMG की एग्जाम पास करके हम यहाँ उसको यहाँ डॉक्टर के लिए प्रमाणित कर देंगे। इस सिलसिले में 10 मार्च 2022 को नेपाल मेडिकल काउंसिल ने एक गजट निकाला। उस गजट में अमेंडमेंट को, नेपाल मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन के कुछ सेक्शन को अमेंडमेंट किया गया। उस सेक्शन को प्राइमा फेसी पढ़ने के बाद यह लगा, और यह सभी व्यक्ति को लग सकता है कि नेपाल में जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको लाइसेंस मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 22 जुलाई 2022 को NMC के ही इसको क्लेरिफाई कर दिया कि नेपाल में पढ़ रहे जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन नेशनल्स हैं, उनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इस बात की पुष्टि तब और ज्यादा हो गई जब नेपाल के अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने भी यह कह दिया सितंबर 8 तारीख को 2022 में कि जो भी बच्चे फॉरेनर्स हैं जो यहाँ पे पढ़ाई MBBS की कर रहे हैं, BDS की कर रहे हैं, वो यहाँ के एग्जाम में, जो लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन में तो बैठ सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कह दिया है कि उनके सर्टिफिकेट भी लाइसेंस एग्जामिनेशन नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पे योग्यता परीक्षा लिखा जाएगा, मतलब एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन लिखा जाएगा। और वो कोई भी फॉरेन नेशनल उस एग्जाम को पास कर लेता है तो उसको लाइसेंस टू प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के डिफरेंसेस को आप समझ लें। लाइसेंस आपको अधिकार देता है उस देश में प्रैक्टिस करने के लिए, वहां के हॉस्पिटल में काम करने के लिए, वहां के मरीजों को ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन आपका जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल रहा है ये सिर्फ इस बात की इशारा कर रहा है कि आप नेपाल से पढ़ लिए हैं, आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं, आप आगे चल के डॉक्टरी कर सकते हैं। लाइसेंस और एलिजिबिलिटी में अंतर है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कभी भी लाइसेंस नहीं हो सकता है, इस बात को क्लियर हो लीजिए। और इस बात को अटॉर्नी जनरल ने भी क्लियर कर दिया, नेपाल मेडिकल काउंसिल ने भी क्लियर कर दिया। प्रैक्टिस करने के लिए आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। नेपाल मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्री बुक है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन बुक है, उसमें आपका नाम होना चाहिए, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना चाहिए, लेकिन वह आपको नहीं मिल रहा है। आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वह सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप वहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि उस सर्टिफिकेट के ऊपर आपका लिखा रहेगा पूर्व योग्यता परीक्षा प्रमाण पत्र। अगर इस टॉपिक पे आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें
जाके डिटेल्स वीडियो को देखें और समझे कि नेपाल में कैसे आपको लाइसेंस नहीं मिलता है। अब इन सारी बातों से यह क्लियर हो गया कि नेपाल में जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ाई करने जा रहे हैं, खास करके जो इंडियन बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए वहां से लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेके आनी है। अगर वो लेके नहीं आते हैं तो उनके डिग्री इंडिया में किसी काम का नहीं रहेगा। और आपको कोई भी अगर भ्रमित कर रहा है या मिसलीड कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नेपाल मेडिकल काउंसिल के वेबसाइट पे जाइए, वहां पे उनके फोन नंबर्स लिखे हुए हैं, ईमेल लिखे हुए हैं, वहां पे उनको फोन कीजिए। लैंडलाइन फोन है, इंडिया से अगर आप करते हैं 10 रुपया पर मिनट आपका लगेगा, लेकिन जहां पे आप 60 से 70 लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं, वहां पे आप 200 रुपये लगा के नेपाल मेडिकल काउंसिल में बात कर सकते हैं और वहां से कंफर्मेशन ले सकते हैं कि 5.5 साल बाद अगर आप नेपाल से पढ़ के आते हैं तो आपको लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर भी मेरा जवाब है, एनएमसी का भी जवाब वही होगा कि आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये क्लियरिटी आपके बीच में मैं लाया। जो भी बच्चे कंफ्यूज थे, जो डाउट में थे, और अभी भी बहुत सारे कंसल्टेंट, एजेंट बच्चे और पेरेंट्स को इस बात को कह के उलझाए हुए हैं कि आने वाले समय में वो एक डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं जो फॉरेन स्टूडेंट्स को नेपाल में लाइसेंस देगा, और एनएमसी इस पे क्लियर हो गया है। ये सारी की सारी झूठी बातें हैं, इस पे मत फंसिए, इस पे मत जाइए, क्योंकि अगर लाइसेंस वहां पे सरकार तैयार होती फॉरेन स्टूडेंट्स को देने के लिए तो 4 साल होने वाले हैं। इस पे गवर्नमेंट अपना स्टैंड क्लियर कर दी रहती। और हाल ही में वहां के जितने भी अथॉरिटी से मेरी बातें हुई है, ऑफिशियली अनऑफिशियली सभी का कहना है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ऑफिसर्स हों या फिर एनएमसी के ऑफिसर्स हों, उन्होंने कह दिया किसी भी कीमत में फॉरेन नेशनल्स को नेपाल में परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। अब आपको तय करना है कि 5.5 साल के साथ साथ अपनी जीवन की जमा पूंजी, जो फादर पेरेंट्स की जमा पूंजी है 50 से 70 लाख रुपया, उसको बचाना चाहते हैं या बर्बाद होना चाहते हैं। कि आप सच में एक डॉक्टर का डिग्री लेके आना चाहते हैं या वैसा डिग्री लेके आना चाहते हैं जो 4.5 साल बाद वो टिश्यू पेपर की तरह यूज होता हो। तो डिसीजन आपके हाथ में है। मेरा काम है आपके पास एक फैक्ट ला देना, आपके बीच में जो हकीकत है उन बातों को बोल देना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, होप कंसल्टेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को बजाएं। अगर इस टॉपिक पे कुछ भी आपको जानना है तो मुझे भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है।